सिटी हलचल में संडे स्पेशल में आज आपके प्रतिनिधि, आपके सांसद राजेंद्र अग्रवाल आपके सामने थे। जी हाँ, हमारी कोशिश है कि हम विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आपके प्रतिनिधि आपसे रूबरू कराते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। अब जो वोट देने की स्थिति है वो वोट सिर्फ काम के आधार पर ही दिया जाएगा, इसलिए हम आपके प्रतिनिधियों को आपके सामने लेकर आते रहते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल का जो जियो सेटअप बॉक्स है वो आपको बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध कराता है, तो आप हमारी फैमिली मेंबर बनिए, जागरूक दर्शकों के तौर पर भी आप सामने आइए और हमें अपनी खबर भेजिए। हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं सिटी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कैंट और नगर निगम के सभासदों का काम करने का लेखा जोखा और साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारी और वहाँ की कार्यशैली। अपना ध्यान रखिएगा, कोविड की दस्तक सुनाई दे रही है, मास्क लगाकर जाइएगा, जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिएगा। फैसला एक चर्चा शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज संडे स्पेशल में हमारे साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं। दो टूक बात करेंगे, सीधी बात करेंगे 2024 की तैयारी और अग्निवीर। सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि संसद में जब ये 2 सत्र चल चुके हैं उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई सरकार के कामों की। नहीं, देखिए, ये तो सबके ध्यान में आता है कि सरकार निरंतर गतिशील भी है और क्रियाशील भी है, यानी आगे भी बढ़ती है और सक्रिय भी है, दोनों बातें हैं। और प्रत्येक सत्र के अंदर कुछ न कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो देश के भविष्य को की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इस सत्र के अंदर भी ऐसे कुछ फैसले हुए हैं। और जहाँ तक मेरठ की बात हम करें तो मेरठ के अंदर बराबर जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिए उनकी प्रगति निरंतर चल रही है। आगे के लिए मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि मैं यहाँ की जो स्थानीय जो समस्याएं हैं मेरठ की, उन पर ज़रा ध्यान अधिक मैं केंद्रित करूँगा। जैसे कंजेशन यहाँ पर बहुत अधिक है। आप ये देखिएगा कि मेरठ के अंदर एक भी फ्लाईओवर नहीं है कायदे से देखा जाए तो। ये जो 2 फ्लाईओवर हैं या और भी एक कहीं पल्लवपुर में बन गया है, अब बन गया है वो, अन्यथा रेलवे के ऊपर बने हुए फ्लाईओवर हैं। शहर के कंजेशन को दूर करने के लिए एक भी फ्लाईओवर इस इतने पुराने महानगर के अंदर नहीं है। गाजियाबाद में फ्लाईओवर हैं, मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर हैं, हमारे यहाँ नहीं है ये। इसी प्रकार से पार्किंग की समस्या हमेशा उठती चली आ रही है, पार्किंग की बात नहीं है। और हमेशा ये भी उठता आ रहा है, 20-15 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि बस अड्डों को बाहर लेके जाया जाएगा, टीपी नगर को, ट्रांसपोर्ट नगर को बाहर लेकर के जाया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। क्या अड़चनें आ रही हैं इन चीज़ों में? जब सब चीज़ें आपके सामने हैं, सब चीज़ें ऑन पेपर है, फिर क्या अड़चन आ रही है इन सारी प्रॉब्लम्स को? मुझे लगता है कि मेरठ की संपूर्ण जो प्लानिंग हुई है उसके अंदर हमेशा खामी रही है। और मैं अधिकारियों को केवल दोष नहीं देता, शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मेरठ के संबंध में इतना विज़न नहीं रहा होगा, लेकिन अब चीज़ें ध्यान में आई हैं। आप देखते भी होंगे कि अधिकारी भी बात करेंगे, हाँ हम हवाई अड्डे भी बाहर लेकर के जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हम बराबर आग्रह किए हुए हैं, वो भी आएगा ज़रूर, क्योंकि हमको ये लगता है, साफ साफ बात ये है, एक तो इन स्थानों पर बस अड्डे और ट्रांसपोर्ट नगर होने के कारण से जो बसों का या ट्रकों का आना जाना है वो खुद बहुत बड़ा जाम का कारण बनते हैं। और दूसरे ये जो स्थान हैं इनके ऊपर शहर के बीच में कुछ पार्किंग के स्लॉट्स डेवलप हो सकते हैं। आप देखिए, चाहे वो रोडवेज़ का भैंसाजी अड्डा हो, चाहे वो सोहराब गेट का अड्डा हो, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा आप देते हैं तो काफ़ी बड़े क्षेत्र को राहत मिल सकती है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर भी। और जो बेसिक बात जो मैंने कही कि इन बसों के आने से, ट्रकों के आने से पूरे शहर को क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ वो घूमते हैं तो दिल्ली रोड, गढ़ रोड पूरी जाम हो जाती हैं। तो जैसे ये हुआ है, फ्लाईओवर की समस्या है, या इसके अलावा जो मैंने दूसरा जो विषय सॉलिड वेस्ट का है, विषय तो बहुत समय से चल रहा है। नाले की सफाई के ऊपर हमेशा कोई नगर आयुक्त आएंगे वो भी कहेंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे वो भी कहेंगे, परंतु ऐसी कोई ठोस योजना अभी तक भी नहीं बनी कि जो ठीक से कूड़े का निस्तारण करे। सेग्रीगेशन का प्लांट लगा, लेकिन अंत में प्लास्टिक का क्या होगा? अभी मैं IIT के लोगों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास प्लान है, तो मैंने उनको नंबर दिया, अपना भी नंबर दिया है और मेरठ के अधिकारियों का नंबर भी दिया है। मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन में उससे मैं कोशिश करूँगा कि मेरठ आकर के उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। यानी कुल मिला करके जो यहाँ की कंजेशन की व्यवस्था है नंबर 1, और नंबर 2 कूड़े की व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ कूड़े की व्यवस्था यदि हल होती है, कूड़े के अंदर नाले भी आ जाते हैं, तो वाटर लॉगिंग का भी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, खास तौर से बारिश के दिनों में, उसको भी हल हो सकता है।
तो इन पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, ये मैंने कहा है। एक मैंने पानी की बात मैंने कही थी, आपको ध्यान होगा, तो पानी के संबंध में खुद पूरा देश चिंतित है, दुनिया चिंतित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वो हमेशा विजनरी उनकी वो हैं, उनका व्यक्तित्व। तो 75 तालाब प्रत्येक संसदीय क्षेत्र कह लीजिए, प्रत्येक जिला कह लीजिए, जो 1 हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करना और उनको बिल्कुल अच्छा बनाना, और उसके साथ साथ वृक्षारोपण को भी करना। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेप ये होगा। और उसके बाद अगले चरण के अंदर प्रत्येक गांव का जो तालाब है, चाहे छोटा तालाब है बड़ा तालाब है, उसको भी पुनर्जीवित करना, वहाँ पर जो है पानी की वाटर बॉडी अच्छे से बन जाए उसको करना। फिर काली नदी का, नदियाँ भी उसी से जुड़ी हुई हैं, आपको ध्यान होगा कि 682 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर के अंदर वो चल रही है। मेरी अभी पिछले हफ्ते बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर हम जो है जून के आखिर तक उसको फाइनल कर देंगे और यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो आई एम वेटिंग, मैं सोच रहा हूँ कुछ हो जाए वो। तो मेरा मतलब ये कि जो बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, ऐसा कभी समय नहीं आता कि सब चीज़ें पूरी हो जाएं, कुछ ना कुछ नए विषय आते रहते हैं, उनको भी हम करते रहेंगे। 2024 बहुत करीब है, बिल्कुल ठीक। योजनाएं बहुत सारी हैं जिस पे अब की आपको घेरा जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि इतने काम पूरे हो गए हैं, जो रिंग रोड है वो भी पूरी होनी चाहिए उस वक्त तक, या जो 5वां चरण है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का वो भी पूरा हो जाएगा। रैपिड रेल भी सबको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। रैपिड रेल को लेकर तो मैंने कहा हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तो इतने काम हुए हैं कि जनता को भी लगेगा कि नहीं, सरकार ने भी बहुत काम किया और सांसद ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई है। पर तब भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कोई ना कोई नए काम आते रहेंगे, उनको भी हम देखते रहेंगे। परंतु मैं इस बात को आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि मुझको ये लगता है कि हमारा जो शहर बेहतर हो, उसका कंजेशन समाप्त हो, उसका जो है सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाए, उसकी जो है पानी की व्यवस्थाएँ सुधर जाए, इस पर मैं अधिक प्रायोरिटी के साथ कंसंट्रेट करूँगा। एक कैंट का विषय है, मैंने पहले से उठा रखा है, उसके ऊपर कानून भी बना है, तो उसमें कुछ निर्णय हो जाए। क्योंकि देखिए पॉलिसी मैटर के आधार पर ही निर्णय होगा, ऐसा नहीं है कि मेरठ में कुछ हो जाए या किसी अन्य स्थान पर हो जाए, पूरे देश के अंदर ही वो होगा। और मैंने इस विषय को शुरुआत की थी, मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, मैंने उस विषय को उठाया, उन्होंने उसको उसके विषय में समिति बनवाई, उस समिति की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर एक ड्राफ्ट हुआ है एक्ट, अब वो कानून बन जाएगा तो उसमें सफलता मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब योजनाओं में कॉन्टिन्यूटी नज़र नहीं आती। कॉन्टिन्यूटी नज़र आए तो कैंट बोर्ड में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिले, वहाँ पे भी शहर की तरह कूड़े का पूरा प्रॉब्लम है, टैक्स की प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों के लिए सैलरी की प्रॉब्लम है। देखिए कैंट खुद में एक समस्या का क्षेत्र हो गया है, और उसका कारण यही है कि कैंट की आबादी तो बढ़ती चली जा रही है। अब बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में उनके संसाधन नहीं हैं, और देखा जाए तो कैंट जो है कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की ही एक प्रकार से जिम्मेदारी है। वहाँ पर अब देखिए टैक्स लगाया जैसे, तो टैक्स को लोगों ने नापसंद भी किया, उससे थोड़ी बहुत आमदनी भी हुई, परंतु तकलीफ दे भी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके अलावा अन्य कोई उपाय किया जाना चाहिए। तो मैंने ये विषय पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था, आपने ध्यान दिया होगा इस बात को कि भी संसाधनों की कमी है और कैंटोनमेंट के बहुत सारे जो काम हैं वो इसके कारण से हो नहीं पाते हैं। तो सरकार इसको स्वीकार करे। उससे पहले JNNRM के अंदर भी मैंने 12 कैंटोनमेंट शामिल करवाए थे, तब भी ये विषय था कि जो स्थानीय निकाय का जो हिस्सा होता है 25% का, उसको कौन देगा, क्योंकि स्थानीय निकाय तो वो सरकार का ही है, केंद्र सरकार का ही है। तो ये जो सारे विषय हैं उसमें बहुत सारे विषय हैं। बहुत संक्षिप्त सा आंसर चाहिए सर कि आप और जितने भी सिटिंग विधायक हैं वो सब लोग बैठते हैं, मिलके बात करते हैं महीने में कम से कम एक बार, कि किस तरीके से मेरठ की समस्याओं को पटल पर रखा जाए। नहीं, मिलते रहते हैं हम लोग, लेकिन सब लोग एक साथ मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारे एक और जनप्रतिनिधि हमारे हुए हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता हैं वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत भाई जी, वो भी हमारे राज्यसभा के सदस्य हुए हैं। उससे पहले भी अभी विधानसभा के चुनाव भी देखा जाए तो थोड़े समय पहले ही पूरे हुए हैं। हाँ, लेकिन हम ये आपने जो कहा है, हम ये व्यवस्था पार्टी के अंदर बनाने वाले हैं। हम सबके सब जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो किसी भी जिम्मेदारी पर, चाहे मंत्री हों या विधायक या सांसद हों, उनको हम बैठ करके महीने में नहीं तो 1.5 महीने में हम उनके बैठ करके उन पर चर्चा करके इन विषयों के ऊपर एक राय बना करके संयुक्त रूप से जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, लखनऊ में या दिल्ली में, वो हम करेंगे और निश्चित रूप से उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। और अब आज हमारे संसद के अंदर 4 हमारे यानी मेरठ से हैं, 3 राज्यसभा में, 1 लोकसभा में, तो हमारी ताकत बड़ी है। तो दिल्ली में भी हमको जो विषय रखने होंगे उनकी हमारा असर ज़रा ज़्यादा होगा, पहले से ज़्यादा हमको का ऐसा विश्वास है। और लखनऊ के अंदर भी होगा। तो हमारे पास मंत्री हैं अब, पहले मेरठ शहर से मंत्री नहीं थे, केवल जिले से तो जरूर एक मंत्री थे। तो ठीक है,
कुल मिलाकर के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी हम पहले के मुकाबले अधिक सक्षम हैं। लगातार बैठेंगे, हम संगठन के साथ भी बैठेंगे, परस्पर भी बैठेंगे, अधिकारियों के साथ भी बैठेंगे और एक बेटर परफॉर्मेंस इन विषयों के ऊपर हो इसकी कोशिश करेंगे। संगठनात्मक रूप से 2024 की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। लोग तो कहते हैं इलेक्शन मोड पे रहने वाली पार्टी है। इलेक्शन मोड तो मत कहिए, अब जैसे कोरोना आया तो हमने सेवा ही संगठन ये सेवा ये अभियान चला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने इस बात की क्लोजली मॉनिटरिंग की और हम लोग लगे भी, सबने देखा इस बात को। ये केवल कोई अपनी पीठ ठोकने की बात नहीं है, सबको अनुभव हुआ कि प्रैक्टिकली यदि कोई पार्टी मैदान के अंदर थी, परिस्थितियां बहुत कठिन थी, उसका रिवार्ड भी मिल गया आपको 2022 नेचुरली। लेकिन मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, केवल चुनाव हमारा विषय नहीं है। अब ये जैसे ये भी पानी है, 75 तालाब हम बना रहे हैं, हाँ हमको एक निर्देश हुआ, पार्टी भी लगी है, सरकार भी लगी है। ये केवल चुनाव नहीं है, ये कि ये देश का कुल मिला करके उसका विकास हो, उसके जो कमजोर स्थान है वो भी विकसित हो। प्रश्न आप बोल कर गए 2024 की क्या संगठनात्मक रूप से तैयारी? वही मैं कह रहा हूँ, हम 12 महीने काम करने वाली पार्टी हैं और हमारा बूथ स्तर तक एक वेल निट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां हम बूथ के स्तर पर हम गतिविधियां करते हैं। हम बूथ के ऊपर लगभग 6 बार हम गतिविधियां करते हैं प्रत्येक साल में। हो सकता है किसी बूथ पर वो 4 बार हो पाती हो, किसी पर 5 बार हो पाती हो, तो लेकिन हमारी कोशिश है कि बूथ हमारा एक्टिवेट रहे और बूथ तक का हमारा सारा वो रहता। बूथ के नीचे भी हमने पन्ने तक की व्यवस्था की भी। आजकल तो ये सब लोग जानते हैं कि भाजपा का संगठन किस ढंग से काम करता है, तो हमारा ये काम चलता ही रहता है। और यदि कोई कहे कि भाई 1924 की तैयारी कब से चल रही है, तो मैं कहूँगा कि मैं 2024 सॉरी हाँ 2024 की तैयारी कब से चल रही है, तो मैं कहूँगा कि 2024 की तैयारी 2019 से ही चल रही है। यानी हम हमेशा जी हाँ, ये आपकी साफा गोई तो है जो हम आपको कैमरे पर लेकर आते हैं, क्योंकि 2019 से चुनाव जीता और 2024 की तैयारी शुरू हुई। अब बात कर लेते हैं आज के ज्वलंत मुद्दे की। आज जो सेना को लेकर जिस तरीके से पहली बार हिंदुस्तान का यूथ सड़कों पे उतरा है, पहली बात तो हिंसा को हम कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर हिंदुस्तान का यूथ अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। नहीं, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, बड़ा चिंताजनक भी है, क्योंकि ये तो मैं निश्चित आप देखेंगे, ये भी पुस्तिका भी एक छोटा सा एक ब्रीफ उसका आया आपने है, दी है हमें? मैंने भेजा है उसको आपके पास। तो बहुत ही सदाशयता के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया है, परंतु कुछ जैसे गलतफहमी हो जाती है और सरकार कोशिश भी कर रही है और सरकार को कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि युवा यदि किसी चीज़ को ठीक नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए, या उसको गलत समझ रहे हैं, चाहे तो समझा नहीं पा रहे हम उनको या उनको गलत लग रही, दोनों ही बातें हैं। दोनों स्थितियों के अंदर ये हमारी यानी सरकार की ये जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको ठीक से हम बताएं, है ना। और मुझको ऐसा लगता है कि वास्तव में गलतफहमी ज़्यादा है, और क्योंकि ऐसे मौके पर विपक्ष अपनी भूमिका तलाश लेता है, उन्होंने भी उसकी कोशिश की है और इतना बड़ा एक आंदोलन सा पूरे देश के अंदर हो गया है। परंतु आज सेना अध्यक्षों ने भी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना के प्रतिनिधि थे, सबने बता करके उसको उन विषयों को रखा। और मेरी भी जो जानकारी है, शुरू से ही जानकारी ये है कि ये 4 साल की नौकरी नहीं है, ये 4 साल का एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ये सर एक बात बताइए, आप 5 साल के लिए चुने जा रहे हैं, वो 4 साल के लिए। एक आदमी जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, उसे 5 साल तक नहीं मिल रहे। नहीं, वो विषय ही नहीं है वो। क्योंकि सर 22 के बजाय 23 के बजाय अगर वो 25 का हो गया तो क्या नुकसान है? नहीं, अब मेरी बात मैं कह रहा हूँ, ये नौकरी नहीं है, ये 4 साल का एक प्रकार का प्रशिक्षण है, जिसके आधार पर उसके भविष्य के अंदर उसको और अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसमें सेना भी एक विषय है, ये केवल ये ठीक है प्रशिक्षण सैनिक है ये, लेकिन सेना की नौकरी नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे उसके अंदर 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक का उनका चयन होगा, नौजवान जाएंगे, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, और अन्य देशों में अनेक में व्यवस्था है ये कि बच्चा जो है अधिक डिसिप्लिन हो जाए, अधिक जो है वेल बिल्ट हो जाए, मेंटली अधिक ऑर्गेनाइज हो जाए, तो अपनी बढ़ी हुई कैपेबिलिटीज़ के साथ 4 साल के प्रशिक्षण के बाद वो मैदान के अंदर जाएगा और सरकार भी उसको कुछ आर्थिक एक उसको सपोर्ट भी देगी 4 साल के पश्चात। वो सारी सपोर्ट, वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर, इसके टाइम पीरियड को लेकर जनता में रोष है। और वो जो लोग 2 साल तक अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर चुके थे,
उनके लिए क्या नहीं कहेंगे? देखिए, वो एक विशेष परिस्थिति है, उसके बारे में भी कहा है जी। कि हम जो अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसके अंदर हम थोड़ी छूट देंगे, उसका रास्ता निकाल रहे हैं वो। लेकिन जो मैं आशय जो बता रहा हूँ, मैं इस बात पर बड़ा बराबर आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सेना की भर्ती नहीं है। सेना की भर्ती तो उसके बाद शुरू होगी। इसलिए कहा कि भाई इस प्रकार के ट्रेंड बच्चे आएंगे, 25% सेना में एब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन जो 75% होंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बेहतर कैपेबिलिटी के साथ अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाएंगी। ये 4 साल की नौकरी नहीं है, 4 साल का एक प्रकार से प्रशिक्षण है, और उसके बाद वो अपना कहीं पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो कुछ उनकी पहले से पढ़ाई है उसके आधार पर आगे कॉम्पीट भी कर सकते हैं, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कहा है नेचुरली, देखिए जो आदमी स्किल्ड है, जो आदमी मेहनती है, जो आदमी वेल बिल्ट है, जो फिजिकली अनुशासित है, उसको सब रखना चाहेंगे। तो चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, वो भी रखना चाहेंगे, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। तो केवल ये सरकार की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि इन बच्चों को 4 वर्ष के उस ट्रेनिंग के कारण से प्राथमिकता मिलेगी। यही इसका उद्देश्य है। क्या ये 8वीं क्लास से गलतफहमी जो हुई है, गलतफहमी ये हुई है, बच्चों को ये लग रहा है कि तो साहब 4 साल की नौकरी है, हम फिर बाद में क्या करेंगे, इवन तो पेंशन भी नहीं है। अब क्योंकि नौकरी नहीं, इसलिए पेंशन नहीं है। 4 ये साल बात के- सरकार क्यों नहीं बताती? बताएगी, बता मैं समझता हूँ ये तो अभी गलतफहमी तक है। ये आप पहले प्रतिनिधि हैं जिसने ये बात बताई है। कही है और भी लोगों ने कही है, और ये बात आएगी ध्यान में लोगों के। 4 साल के बाद वो जहां कहीं जाएंगे, वो आर्मी भी हो सकती है, वो जो है अर्धसैनिक बल भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, वो वहां उनको उस के हिसाब से जो सारी सुविधाएं वो मिलेंगी। वो सरकारी नौकरियों में जाएं या निजी क्षेत्र में कुछ काम करें, माने एक 4 साल के प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप वो बेटर इक्विप्ड पर्सन होंगे, और उसके लिए सरकार उनको कुछ धन भी देगी। हाँ, मतलब उनको कोई ऐसा नहीं कि बड़ी भारी सैलरीज करिए, वो सैलरी है ही नहीं। मैं तो उसको एक प्रकार से कहूँगा कि जैसे अप्रेंटिस कोई बच्चा होता है, एकदम से वो शब्द एकदम उतना सटीक नहीं है, तो उसको कोई स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन लगभग वैसी चीज़ ये है। इट इज़ नॉट सैलरी एंड इट इज़ नॉट कहा जाए तो एक बार जनता की भागीदारी सैन्य में, मिलिट्री में करने का ये पहला प्रोसेस है। हाँ नहीं, और देखिए सैन्य जो है, सैन्य ट्रेनिंग का हमेशा महत्व स्वीकार किया गया है। अब मैं इसराइल का यदि नाम लूँ, मैं भाई वहाँ तो चलिए जनसंख्या ये कम है, सारे उदाहरण गलत है, छोड़िए मैं क्योंकि वो केवल फिलिस्तीन से लड़ता रहता है। मैंने खुद ही कहा कि वो छोटा सा देश है, हम जो है बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहना ही, हम जो सरकार की योजना मुझे समझ में आती है कि बच्चों के अंदर थोड़ा, अब देखिए स्किल्ड जब तक नहीं होगा, तो सर ये कम्युनिकेशन गैप रहा। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप के ऊपर स्वीकार करता हूँ, बच्चे हमारे बेटर स्किल्ड हों। आज स्किल की हमारे बच्चों में कमी है, इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटीज कम है। एक प्रधानमंत्री मन की बात में तो ये बता सकते थे कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी बढ़िया स्कीम लेकर आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रधानमंत्री जी तो देखिए सब चीज़ों का वो, लेकिन मुझे लगता है कि सेना का ये वो बड़ा सुविचारित मत था, उससे उन्होंने किया है ये। लेकिन हाँ भाई, सेना का भी यदि मत आता है तो सरकार का मत है ये, तो मैं समझता हूँ कि हाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, सरकार उसको समझ रही सर है। अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि वो धैर्य रखें, योजनाओं को ठीक से समझें, पूरी तरीके से सरकार युवाओं के साथ है, और ख़ास तौर से मोदी जी के लिए तो युवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो इस बात का अभिमान के साथ उल्लेख करते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। मोदी जी पर भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें, और किसी भी प्रकार का ऐसा जो उपद्रव करके अपना मन, अपना नाम खराब ना करें। जी हाँ, यही हमारा उद्देश्य था कि आपके प्रतिनिधि को आपके साथ बैठकर इस मुद्दे पर डिस्कस किया जाए। जिस तरीके से मेरठ के आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत समय से जानकारी नहीं थी। तो सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में और लखनऊ में उन्होंने यहाँ की योजनाओं को लेकर परचम उठाया है, और वहीं जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना आई है सेना को लेकर, उसके बारे में बताया कि सरकार की मंशा क्या है। आपसे भी हमारा अनुरोध है कि जब तक आप किसी चीज़ की डिटेल नहीं जान लेते हैं तो कोई विरोध मत करिए, और अगर विरोध भी कर रहे हैं तो विरोध शांतिपूर्वक होना चाहिए, जिससे आपके कैरियर पर कोई असर ना पड़े। अपने सहयोगी संजय के साथ के संडे स्पेशल।